हेलो एवरीवन। तो हमने सारे जॉइंस देख लिए, सब क्वेरी को रिलेटेड करी, सारी बातें कर ली। कुछ सेट ऑपरेशंस होते हैं, इनकी बात अब करते हैं। तो पहला सेट ऑपरेशन होता है यूनियन, देन इंटरसेक्शंस की बात करेंगे, देन सेट डिफरेंस की बात करेंगे। तीनों ही आप मैथ्स में पढ़ते हो। यूनियन क्या होता है? सेट ऑफ, अगर दो सेट दिए हुए हैं उनका यूनियन करना है, मतलब इस वाले सेट के भी एलिमेंट और दूसरे सेट के डिफरेंट एलिमेंट दोनों कंबाइन होके आते हैं उस सेट में, इसका मतलब यूनियन होता है। इंटरसेक्शन, कॉमन, दोनों सेट में कॉमन एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो यूनियन कैसे करते हैं? पहले हम यूनियन देखते हैं। ठीक है, यूनियन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन बोथ रिलेशन शुड बी सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन आर है जिसमें ए बी सी दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 8 9। और एक ऐसा है जिसमें बी ई एफ दे रखा है, 10 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, मान लो ये दे रखा है। और अगर एक और मान लो 1 4 7 भी दे रखा है। तो ये क्या करता है? दोनों रिलेशन में सेम डेटा टाइप होना चाहिए और नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर यूनियन एस। तो दोनों में क्या सेम होने चाहिए? आप इसमें क्वेरी क्या लिख सकते हो? क्वेरी लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार, पहले इसमें से निकालो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस। तो ये क्या करेगा? यूनियन कर देगा। लेकिन एक चीज और याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप ये नहीं दे रहे हो कि कौन से टेबल का एट्रीब्यूट का नाम आप नहीं दे रहे हो एलियासिंग करके, तो वो पहली टेबल का एट्रीब्यूट नेम उठा लेता है। ठीक है, तो यूनियन में क्या आएगा? यूनियन में एक रिजल्टेंट टेबल बनेगी, इसके एट्रीब्यूट नेम क्या होगा? बाय डिफॉल्ट पहली वाली टेबल का होगा। ठीक है, क्या? ए बी और सी। और इसमें रोज कितनी आएंगी? 1 4 7 2 5 8 3 6 9 10 12 14 12 15 18 13 16 19। लेकिन देखो यूनियन क्या कहता है? अगर कोई रिपीटेड है तो वो एक ही बार लिखी जाएगी, तो ये वाली रो नहीं आएगी। तो कितनी नंबर ऑफ आउटपुट्स है? 1 2 3 4 5 6 रोज आएगी। ठीक है, ये होता है यूनियन ऑपरेशन। अब यूनियन हो सकता है कि आप आर पे ना लगाना चाहो, मतलब टोटल पे ना लगाना चाहो, तो आर में से आप ए निकालना चाहो और इसमें से ई निकालना चाहो। ठीक है, तो फिर आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3 14 15 16 4। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना कि यहाँ पर आप दो लिख दे रहे हो ई और एफ, और यहाँ पर ए लिख दे रहे हो और आप कह रहे हो यूनियन करो, तो एरर देगा। ठीक है, तो यूनियन होता है सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये यूनियन होता है। इंटरसेक्शन क्या कहता है? अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन भी सेम ही है। क्या? इंटरसेक्शन क्या कहता है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन बोथ द रिलेशन शुड बी सेम, ये भी कहता है। लेकिन अब इंटरसेक्शन में कॉमन ढूंढेंगे, तो इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आएगा? ये हटा देता हूं, इसमें भी तीनों एट्रीब्यूट अगर स्टार लगा हुआ है तो जितने इसमें होने चाहिए उतने ही इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन क्या देखेगा? कोई कॉमन एट्रीब्यूट है क्या? नेम हमेशा पहली वाली टेबल का लेगा बाय डिफॉल्ट, ए बी सी, और कॉमन एट्रीब्यूट जोड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये इंटरसेक्शन ढूंढेगा। 1 4 7 1 4 7 है क्या? हाँ है, तो यहाँ पे 1 4 7 आएगा। अच्छा एक चीज है, यहाँ यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा? ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो 1 4 7 इसका आउटपुट आएगा। कॉमन, कॉमन क्या था? 1 4 7 ही था। ठीक है, तो ये होता है। इसमें भी सेम यूनियन की तरह है कि अगर आप ए को ले रहे हो और यहाँ पे फिर एक ही कॉलम को लेना पड़ेगा। आप यहाँ एक को ले रहे हो और दो को ले रहे हो तो वो एरर देगा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूनियन की तरह था। देन दूसरा देखते हैं एक्सेप्ट और सेट डिफरेंस, इसको कहते हैं। ए माइनस बी से भी इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? और बी माइनस ए का मतलब क्या होता है? ठीक
ठीक है, पहले हम एक ग्राफ से सेट डिफरेंस समझते हैं, फिर हम ये देखेंगे इसका एसक्यूएल में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, सेट डिफरेंस क्या कहता है? फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम को समझें, ठीक है भैया, तो मैथमेटिकली सेट डिफरेंस को समझते हैं। क्या होता है, मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए और बी है। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट ये हुआ, ए माइनस बी कहता है सेट डिफरेंस ए माइनस बी इंटरसेक्शन वाले पार्ट को और बी वाले पार्ट को हटा दो, तो ये क्या बना, ये बना तुम्हारा ए माइनस बी, और बी माइनस ए अगर बनता तो ये होता, ये क्या बनता, बी माइनस ए। मैथमेटिकली सेट डिफरेंस ये होता है। फॉर एग्जांपल ए में अगर सेट था 1 2 3 4 और बी में था 1 2 7 8, तो a माइनस बी करता तो क्या आता, इंटरसेक्शन हटा दो और b को हटा दो, 1 2 हटा दो, आंसर क्या आता, 3 और 4। समझे? b माइनस a करता तो क्या आता आंसर, 7 और 8। ठीक है, बस यही करना है एसक्यूएल में। एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे हम इसको? थर्ड है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या है? सेट डिफरेंस कहता है सेलेक्ट, देखो इसमें भी यार एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आर। सेट डिफरेंस को एसक्यूएल में हम एक्सेप्ट के नाम से दिखा देते हैं, EXCEPT, एक्सेप्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस। ठीक है, तो ये यही आउटपुट देगा। तो ये कॉन्सेप्ट था एक्सेप्ट और सेट डिफरेंस का। ठीक है, अब हम कुछ कीज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो फाइनल एसक्यूएल का होगा। जितना हमने एसक्यूएल पढ़ा गेट के लिए सफिशिएंट और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम और इंटरव्यू के लिए भी सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी कोडिंग देखेंगे ना, तो हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कि माई एसक्यूएल में तुम्हारा एक होता है कि कैसे हम जब जेसन फाइल हम भेजते हैं ना एसक्यूएल पे, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे क्या देखते हैं, हम इन सब बातों में जब हम प्रैक्टिकल इसका देखेंगे तब डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए ये इतना गेट के लिए सफिशिएंट था। ठीक है, अब हम कीज के कॉन्सेप्ट देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो अब हम कुछ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट देखेंगे, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, प्राइमरी की का चेक कैसे लगाते हैं, टेबल लेवल पे कैसे लगाते हैं और एट्रीब्यूट लेवल पे कैसे लगाते हैं, ये सारे डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन बस एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें सारे नल आपको कंस्ट्रेंट बना के दिखा देता हूँ। हम डिटेल में किसकी बात करेंगे, फॉरेन की बात करेंगे, क्योंकि हमने ये प्रीवियसली बात नहीं की है। ठीक है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, बाकी की जो हमने कर रखी है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मान लेते हैं स्टूडेंट है, फिर क्या लिखते थे, मान लेते हैं नेम है। ठीक है, नेम कैसा होता है, varchar। अब तुम्हें क्या करना है कि नेम कभी किसी का नल नहीं हो सकता, तो इस पे कंस्ट्रेंट लगा दो, नॉट नल। एक ये तरीका होता है कंस्ट्रेंट, ये हम किस पे लगा रहे हैं, टेबल लेवल पे लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखो यूनिक, मान लेते हैं स्टूडेंट आईडी है, इसको आपने इंटीजर रखा है, साइज 4 दे रखी है, और इसको आप क्या बनाना चाहते हो, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट देना चाहते हो, तो यहाँ पे लिख दो प्राइमरी की। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, मान लेते हैं मार्क्स, इंटीजर टाइप होगा, 4 का मान लेते हैं। यहाँ पर मान लो हम लगाना चाहते हैं कि चेक लगाना चाहते हैं, मान लो, तो यहाँ पे हम चेक लगा देते हैं मार्क्स, किसी के भी 100 का पेपर है, तो किसी के भी 100 से ज़्यादा तो मार्क्स हो नहीं सकते। अब कोई आया डालने लगा 1004, तो हम उसको एंट्री अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं। ठीक है, ये होता है। फोन नंबर है, इंटीजर 10 डिजिट का मान लेते हैं, और फोन नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ पे यूनिक लगा देता हूँ। और एक साथ दो कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, यूनिक और नॉट नल, दोनों लगा सकते हैं। ये भी हो गया। देन मान लो किसी की एज, इंटीजर 3 डिजिट में मान लो है,
ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 18 साल से कम रजिस्टर नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफॉल्ट एज। अगर किसी ने नहीं दी है तो क्या करो 18 कर दो उसकी एज, बस मान लो आपको इतनी कंस्ट्रेंट दी है। ठीक है, ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सारा ये किस पे लगाया, हमने कंस्ट्रेंट टेबल लेवल पे लगाया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कौन से थे, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, चेक, डिफॉल्ट, इनको टेबल लेवल पे लगा रहे हो। और अगर आपको लगाना है कि मतलब टेबल लेवल पे लगाना है तो आप लिखो प्राइमरी की और उसका एट्रीब्यूट डाल दो, नॉट नल जो जो चाहिए उसमें डाल दो, तो वो क्या हो जाता है, वो टेबल लेवल पे हो जाता है, ये एट्रीब्यूट लेवल पे है। ठीक है, देन अब हम देखते हैं फॉरेन की क्या होती है। ठीक है, फॉरेन की देखते हैं, फॉरेन की क्या होती है। पहले हम दो टेबल बनाते हैं, मान लो एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे क्या है, EMP ID है, EMP नेम है और डिपार्टमेंट ID है। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, एक डिपार्टमेंट है, ID डिपार्टमेंट ID और APT नेम है। ठीक है, एम्प्लॉय ID मान लेते हैं 1 2 3 4 है, एम्प्लॉय नेम XYZM ऐसा कुछ, डिपार्टमेंट ID 10 20। अच्छा ठीक है, चलो इसको हम बाद में बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले डिपार्टमेंट बना लेते हैं। मान लेते हैं डिपार्टमेंट 10 CSE का है, एम्प्लॉय की बात करिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, डिपार्टमेंट 20 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, डिपार्टमेंट 30 केमिकल इंजीनियरिंग का है, 40 HR का है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट आईडीज है। अब हर एक एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करेगा और कुछ एम्प्लॉय बेंच पे हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी डिपार्टमेंट में ना हो। ठीक है, तो मान लेते हैं डिपार्टमेंट 1 एम्प्लॉय 1 किस डिपार्टमेंट में कर रहा है, डिपार्टमेंट 10 में कर रहा है, एम्प्लॉय 2 डिपार्टमेंट 30 में कर रहा है, एम्प्लॉय 3 कहीं नहीं कर रहा। ठीक है, एम्प्लॉय 4 60 लिख दिया। क्या 60 अलाउड है? नहीं अलाउड है। क्यों नहीं अलाउड है? ये क्या हुई मेरी, ये बेस टेबल है और ये मेरी क्या हुई, डिराइव्ड टेबल। फॉरेन की कहाँ है, डिपार्टमेंट आईडी इसकी क्या है, प्राइमरी की है और एम्प्लॉय आईडी इस डिपार्टमेंट आईडी को यूज कर रहा है। तो यूज कर रहा है तो क्या हुआ, ये यहाँ पे एज अ फॉरेन की हुई। फॉरेन की क्या होती है, किसी और टेबल में ये क्या होगी, प्राइमरी की होगी। ठीक है, तो फॉरेन की यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरेन की अलाउड नल वैल्यूज। 3 वाला किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा, चलता है, नल अलाउड है, लेकिन ऐसी वैल्यू अलाउड नहीं है जो कि हमारे प्राइमरी की या फिर बेस टेबल में ना हो। 60 क्या बेस टेबल में प्रेजेंट है, नहीं है, तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो ये होता है डिराइव्ड टेबल और बेस टेबल। और डिराइव्ड टेबल को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, रेफरेंसिंग टेबल। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं, डिपार्टमेंट टेबल कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। मतलब बनाना भी तो सीखना पड़ेगा ना, फॉरेन की कैसे बनाते हैं। तो डिपार्टमेंट में क्या लिखना था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम क्या है, DPT, जिसमें क्या लिया है, डिपार्टमेंट आईडी लिया है, आईडी इंटीजर टाइप की मान लो 3 और ये क्या है, प्राइमरी की। ये टेबल लेवल कंस्ट्रेंट हो गया। देन दूसरा क्या है, DPT नेम दैट है 20 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली टेबल क्रिएट करना है क्योंकि फॉरेन की किसमें प्रेजेंट है, एम्प्लॉय टेबल में। तो कैसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, पहले क्या है, एम्प्लॉय आईडी तो एज इट इज है, इंटीजर
क्या है, मान लेते हैं 4 है, प्राइमरी की है, ठीक है। देन एम्प्लॉय नेम है, वैट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्या करो, डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की है तो, लेकिन यहाँ पे पहले हमें डिक्लेयर करनी पड़ती है। DPT आईडी क्या है यहाँ पे, इंटीजर कितना लिया था पिछले टेबल में, 3 लिया था, तो यहाँ पे भी कंसीडर 3 करो, ठीक है। इसको अब फॉरेन की बनाना है, तो फॉरेन की बनाना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉरेन की, ठीक है। किसको बनाना है, DPT आईडी को। रेफरेंस किसका चाहिए, रेफरेंसेस किसका चाहिए, डिपार्टमेंट टेबल में किसका, DPT आईडी का, ये हो गया। क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, इस तरीके से फॉरेन की बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये DEPT आईडी है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं। अब फॉरेन की भी कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, क्योंकि गेट में आपसे ये तो पूछेगा नहीं, ठीक है, आपको बनाना आना चाहिए, लेकिन क्या पूछेगा उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, होती क्या है वो उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की जरूरत क्यों थी, रेफरेंशियल, ठीक है, ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की जरूरत क्यों है, हम इस टेबल में समझते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये अलाउड नहीं था, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, मान लो यहाँ पर 40, हम एक सॉफ्टवेयर की कंपनी चला रहे थे, सिविल की जरूरत नहीं थी हमें, हमने क्या किया, यहाँ से हटा दिया। अब क्या ये रेफरेंस टेबल में अलाउड था, अब तो ये रेफरेंस टेबल में प्रेजेंट था, तो जब तक यहाँ से नहीं हटेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटा सकते हैं, इसको कहता है, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहता है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें बोथ टेबल में, ठीक है। मतलब एटॉमिसिटी बोल सकते हो कि एसिड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना, मतलब कंसिस्टेंसी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन। अब ये कंसिस्टेंसी कब कब खो सकती है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि अगर हमने इसमें से डिलीट किया तो हमारा कहने का मतलब है जब हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो जहां पे भी जितनी भी टेबल में एज अ फॉरेन की यूज हुआ है वहां पर क्या सेट कर दो, नल सेट कर दो, या फिर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो, ठीक है। तो उससे इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाएगी, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। तो मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ पर नल सेट कर दिया, ठीक है। तो इससे इंटीग्रिटी मेंटेन हो गई। तो पहला केस, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस आते हैं तो हम एक एक केस करके बात करते हैं, ठीक है। तो पहला केस है इसमें, पहला होता है ऑन डिलीट, ऑन डिलीट कास्केड पहला होता है। कैसे कैसे आप इनका मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो वो हम डिसाइड कर रहे हैं। तो 4 तरीके होते हैं, ठीक है। ऑन डिलीट कास्केड ये क्या करता है, ये करता है कि जब भी पेरेंट टेबल या फिर बेस टेबल से आपने किसी रो को डिलीट किया तो उसने जहां जहां भी फॉरेन की यूज हुई है हर टेबल से वो पर्टिकुलर पूरी पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो हम ऑन डिलीट कास्केड की बात करते हैं। ये क्या करता है, ऑन डिलीट कास्केड क्या करता है कि जिसको हमने डिलीट किया, ठीक है, वो पूरी पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इफ अप्लाई डिलीशन बेस टेबल,
ठीक है, ये क्या था, ये था ऑन डिलीट कास्केड। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ऑन डिलीट सेट नल। सेकेंड ऑन डिलीट सेट नल। ये क्या करता है, करस्पॉन्डिंग जैसे 30 सी को मैंने डिलीट किया तो ये क्या करेगा, इस 30 के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, पूरी रो को डिलीट नहीं करेगा, वहां पे करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, नल सेट कर देगा। सेट नल इन फॉरेन डिराइव्ड टेबल। ठीक है, तीसरा क्या होता है, अब दो तो डिलीट के केस होते हैं, अब अपडेट के केस में क्या होगा, मान लो मैंने डिलीट नहीं किया इसको, 30 थी, मैंने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, अभी डिपार्टमेंट 50 हो गया, तो अब अपडेट के केस में भी दो होते हैं। पहला अपडेट कास्केड, ठीक है, अपडेट कास्केड क्या करता है, ये करता है कि पर्टिकुलर जहां पे भी ये फॉरेन की यूज हो रही होगी वहां पे क्या करेगा, पर्टिकुलर रो में जाके अपडेट मार देगा। ठीक है, जैसे 50 यहाँ अपडेट हुआ तो ये क्या करेगा, इस करस्पॉन्डिंग जहां पे भी 30 था वहां पर क्या करेगा, 50 कर देगा। ठीक है, परफॉर्म अपडेट ऑपरेशन इन डिराइव्ड टेबल। ठीक है, अब लास्ट होता है कौन सा, अपडेट किया, लेकिन अपडेट किया, अब डिराइव्ड टेबल में क्या कर दो कि तुम उस रो में नल सेट कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट है सेट नल। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये क्या करेगा, सेट नल इन डिराइव्ड टेबल। ठीक है, जैसे इसको मैंने अपडेट किया 50 से, तो यहाँ क्या करेगा, नल सेट कर देगा। तो ये होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और इस पे गेट पे क्वेश्चन आ चुका है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहाँ मेंटेन हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अगर मेंटेन करनी है तो फिर ये 4 ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर अपडेट कर रहे हो तो ऐसा होना चाहिए डिराइव्ड टेबल में, अदरवाइज डिलीट कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी होती है दोनों टेबल में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था फॉरेन की का, इस पर क्वेश्चन आ रखा है, गूगल में करा देता हूँ गेट का। ठीक है, तो ये एक फॉरेन की पे क्वेश्चन आ रखा है गेट पर। ये क्या कहता है, द फॉलोइंग टू एट्रीब्यूट्स, दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और सी, ए एंड सी, वर ए इज द प्राइमरी की, ये क्या है, प्राइमरी की है, एंड सी इज द फॉरेन की, ये क्या है, फॉरेन की है। रेफरेंसिंग ए, रेफरेंसिंग किसका ले रहा है, ए का ले रहा है, मतलब ये फॉरेन की किसकी रेफरेंस ले रही है, ए की रेफरेंस ले रही है, मतलब ये प्राइमरी की है और ये इसकी फॉरेन की है। ये टेबल बेस टेबल का भी काम कर रहा है और रेफरेंस टेबल का भी काम कर रहा है, बस यहीं पे ये समझना था, बस अब क्वेश्चन खत्म है। विद ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट कास्केड होता है तो मतलब पूरी पूरी रो डिलीट होती है। द सेट ऑफ ऑल टपल्स दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड टू प्रिजर्व रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, हमने देखा था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए। वेयर द टपल्स 2,4 इज डिलीटेड, अगर हम ये डिलीट करते हैं तो ये प्राइमरी की थी इसमें, ठीक है, यही फॉरेन की मतलब ये बेस टेबल को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये फॉरेन की इसी की फॉरेन की थी। तो अगर 2 डिलीट हुआ तो 2 के करस्पॉन्डिंग जहां जहां भी फॉरेन की में 2 था वो भी कास्केड की वजह से डिलीट होगा, मतलब ये भी डिलीट हो जाएंगे। और कौन डिलीट हुआ,
इसके डिलीट होने की वजह से 5 और 7 भी डिलीट हुए, तो यहाँ पे कहीं 5 और 7 प्रेजेंट होंगे तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। कौन प्रेजेंट है? 5 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको डिलीट करने की वजह से कितने टपल डिलीट हुए? 3 टपल्स डिलीट हुए। कौन कौन से? 5, 2, 7, 2 एंड 9, 5। ये इसका आंसर था, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं फॉरेन की के क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे एसक्यूएल खत्म हो गया। अब हम देखेंगे टपल कैलकुलस क्या होती है, और मतलब टपल कैलकुलस इसी का पार्ट है, वो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब उसकी डिस्कशन करेंगे।